नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आईटीआई सीबीटी एग्जाम मुख्य परीक्षा 2026 के लिए डे बाय डे आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है और खास तौर से पावर सिस्टम तो ऐसा टॉपिक है जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7-8 क्लास जो रेगुलर टॉपिक वाइज हुई थी वो अलग है। फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की करवाई तो आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है आईटीआई सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम 2026 नाम से। जाकर के उसको देखना जरूर। सारी क्लासेज है। गारंटी देता हूं कि जो थ्योरी के 38 क्वेश्चन आएंगे वो 38 क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं क्लासेज में से मिलेंगे। बस आपको ये क्वेश्चन कवर अप करने पड़ेंगे जो इन क्लासेज में दिखाई जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को विस्तार से समझाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट के साथ चीजें भी क्लियर हो जाती है और कोई इश्यू नहीं आएगा। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अभी से, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह की लगातार क्लासेज चैनल पर मिल रही है और साथ में अपडेट भी मिल रहे हैं एग्जाम कैसे होगा और कैसे देना है। और सबसे बड़ी बात, आपका ये जो एग्जाम है ये सीबीटी मोड होगा ना, तो इसी तरह से सीबीटी मोड के टेस्ट बना करके हमने आपको ऐप में फ्री में दे रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर से सर्च कर लीजिए, नाम सीधा सेम लोगो सेम नाम मिलेगा। सर्च करके डाउनलोड करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे ये इंटरफेस आपके सामने होगा और ये देखो ये रहा फ्री टेस्ट का विकल्प। यहाँ पे आपके सेकंड ईयर थ्योरी के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको जो एग्जाम होगा उसमें 75 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हमने उन 75 क्वेश्चन की मॉडल टेस्ट सीरीज बनाकर आपको दी है। 75 क्वेश्चंस के सेट है उसमें, लेकिन ये पेड है, पर जरूर ज्वाइन करना। ये कहाँ मिलेगी? आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पे क्लिक करना है, सेम बैनर सेम लोगो मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुन लो भाई। बिना अभ्यास के रण में जाने वाला योद्धा अक्सर मार खा जाता है, इसलिए आपको भी इन मॉडल क्वेश्चन से अभ्यास जरूर करना है ताकि समय पर आप पेपर को हल करना सीख जाओ। नए नए क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को कैसे मिलेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल पर कुछ पीडीएफ डाल रखी है आपके लिए, वहां से इनको पढ़ सकते हो। आइए माय डियर शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। ये रहा माय डियर आज का पहला सवाल आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर भी हो रहा है। आराम से बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को कारण सहित समझाएंगे। पावर सिस्टम में उत्पादन आपका आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं, बस आप बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखना है। लाइक जरूर करके जाना प्लीज, बहुत मेहनत लगती है यार, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। छोटा सा अप्रिशिएट मांग रहे हैं, लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अभी सेकंड ईयर वाले बच्चों तक पहुंचा दो इसे। शुरू करते हैं, पहला सवाल आपके सामने यानी 169। पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? देखो अपने पास होते हैं दो, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। परंपरागत को इंग्लिश में ना ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, वैसे तो कन्वेंशनल बोलते हैं, लेकिन अपन बोलते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है कि जी हमारे तो यही रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, मतलब जो चीजें पुराने समय से चलती आ रही हो। पुराने समय से अपने लाइट किन किन विधियों से बनाते थे? थर्मल विधि सबसे पुरानी है, न्यूक्लियर बहुत पुरानी है, डीजल वाली विधि बहुत पुरानी है, और बाद में हाइड्रो पावर प्लांट जो पानी से बिजली बनती है। तो ये सारे के सारे क्या है? परंपरागत है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है आपका, थर्मल पावर जनरेशन, तापीय विद्युत उत्पादन। ठीक है, उष्मीय शक्ति उत्पादन लिखा है इन्होंने, तो आप तापीय शक्ति उत्पादन लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये है आपका परंपरागत। बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं, विंड, टाइडल और सोलर, ये तीनों के तीनों गैर परंपरागत है। गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है? गैर परंपरागत का मतलब होता है अभी जो इजाद हुए हैं तरीके, जो अभी खोजे हैं हमने नए नए तरीके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे, वैसे तो चिंता मत करो, आपके सीबीटी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। पूरे भारत में आप कहीं से भी देख रहे हैं, पूरे भारत में आपका एग्जाम एक जैसा होता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं, चाहे आप एमपी से देख रहे हैं, चाहे राजस्थान, यूपी, बिहार, है ना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी पेपर सेम रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सीबीटी एग्जाम में मोस्टली सेम क्वेश्चन आते हैं, चेंज भी नहीं करते हैं वो। लेकिन 1% मानकर चलें कि चेंज कर दें, तो इसका नया सवाल क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत बिजली उत्पादन नहीं है? तो ये गैर परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत है। उत्तर यही करना है, ऑप्शन यही रहेंगे, सवाल की लैंग्वेज बदल दी, बस भाषा बदल दिया केवल। तो थोड़ा सा एक्टिव रहना, क्योंकि आप लोग अब देखो सेकंड ईयर में हो। सेकंड ईयर पास करने के बाद आपको भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है, तो वहां पे देखो इतना तो चलेगा नहीं।
कि कुछ क्वेश्चन पढ़ लोगे वहीं से पेपर बन जाएगा, नहीं भाई, उनके लिए आपको कंसेप्ट करनी पड़ेगी क्लियर। खैर अभी सीबीटी एग्जाम दो, वहां सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। जैसे ये आएगा बिल्कुल सिंपल कि सोलर सेल बनाने में किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी है ना क्वेश्चन है दो, किस्मत ऐसी साथ देती है कि कई बार ये दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आए हुए रहते हैं, दोनों क्वेश्चन। दूसरा है फोटोवोल्टेइक सेल यानी पीवी सेल बनाने के लिए किस सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। आंसर दोनों का सेम है, अर्धचालक का इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर। अब वो लैंग्वेज घुमा कर देगा, सोलर सेल बनाने में किस अर्धचालक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, तो भले दे दे हमें। सोलर सेल के लिए जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है वो कौन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन के कई सारे कारण हैं, आप बोल सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो बोल सकते हैं कि उच्च चालकता है, बैरियर पोटेंशियल ज्यादा है। सेकेंड ईयर में वो याद है क्या, बताओ सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में, तो 0.7 वोल्ट है बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एक और होता है, उसे बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वो ध्यान रखना 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दरअसल सिलिकॉन में क्या होता है कि थर्मल स्टेबिलिटी, तापीय स्थायित्व भी उच्च होता है और धारा क्षमता ज्यादा होती है। इसके पीछे कारण होता है इसके परमाणु क्रमांक कम होना। इसमें 14 परमाणु क्रमांक होते हैं वैसे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अब ऑडियो सुनने वाले बच्चों को देखो, मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए भाई। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं समझाता रहूंगा, आप पूरा आराम से वीडियो देख लेना बस। अब किस्मत साथ देती है ना, तो दोनों क्वेश्चन एक ही शिफ्ट में आए रहते हैं। एक ही बच्चे से मैं आपको ओरिजिनल पेपर हल करवाऊंगा, 75 क्वेश्चन का पूरा सेट, उसमें आप देखना क्वेश्चंस किस तरह से मिलते हैं आपको। ठीक है, बस चैनल से जुड़े रहो, जिस दिन 75 क्वेश्चनों वाला सेट हल करवाएंगे लाइव तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगला सवाल देखो, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन सी है। मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि न्यूक्लियर में जो आप लोग ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूल कौन सा होता है। पेपर में आ सकता है, न्यूक्लियर के लिए जो फ्यूल है वो कौन सा फ्यूल है। तीन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया इसने। आप लोग यहाँ से ऑप्शन कर दीजिए, तब तक क्वेश्चन नंबर लगाकर उत्तर करो। जैसे 171 और उसका आंसर ABCD, तो ऐसे लिखो 171। अब यहाँ पे ABCD कुछ लिखो। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि हम न्यूक्लियर में ईंधन के रूप में किस किस का इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तीन जो अपन परमाणु काम में लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है यूरेनियम। कौन सा गुरुजी, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहते हैं कि सर्वाधिक काम में लेते हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर है थोरियम, जो कि इस क्वेश्चन में भी आंसर है। किस किसने उत्तर सही कर दिया होगा, ये आएगा। उसके बाद में तीसरा है प्लूटोनियम। कौन सा है गुरुजी, प्लूटोनियम। अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 171 आंसर आएगा बी, थोरियम उत्तर करना है। लेकिन 1%, 99% सेम रहेगा। 1% ये मान लो कि एग्जामिनर अब की बार थोरियम को हटा दे, यूरेनियम और प्लूटोनियम में से कोई ऑप्शन जोड़ दे। कि वैसे अब आप सेकंड ईयर में बच्चे हो ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको बना करके क्वेश्चन देवें, कि थोड़ी सी आपकी पढ़ाई की परख पता लगे। मिनिमम पास मार्किंग कितना है वो तो पता ही है, फर्स्ट ईयर में करके आए हो। इस पर मैंने वीडियो बनाकर दिया हुआ है, जरूर देखना। पर बात वो है ना कि थोड़ी सी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा, वे पासिंग मार्क वाले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इजी दे दे आपको, 18 क्वेश्चन नए नए बनाकर देवें, आपको पता लगे। देखो सवाल, ये रहा वो क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल पीवी सेल बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। सेम सवाल सेम रिपीट हो रहा है, पहले पूछा सोलर सेल, अब पूछ रहा है फोटोवोल्टेइक सेल। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर भी देंगे। अगला सवाल देखो, गैर परंपरागत सोर्स कौन सा है। नंबर 1 सवाल में पूछा था परंपरागत कौन सा है, अब पूछ रहा है कि गैर परंपरागत कौन सा है। तो देखो, हम लोग पानी से, इससे हवा से, विंड टर्बाइन मिल, पवन चक्की जिसको बोलते हैं, विंड मिल्स बोलते हैं, अभी आए हैं। पानी से ठीक ठाक है, पहले भी बनाते थे अब भी बना रहे हैं। हाफ वाला तरीका बहुत पुराना है और डीजल वाला तरीका भी बहुत पुराना है। गैर परंपरागत का मतलब है रिसेंट, जो सबसे पहले, मतलब अभी इन दिनों में ही इजाद हुआ, इन दिनों मतलब इन वर्षों में। ए ऑप्शन आएगा, विंड मिल्स आएगा। मतलब पानी, भाप, डीजल और न्यूक्लियर, ये चार हमारे परंपरागत ऊर्जा उत्पादन की विधियां थी हमारी,
जहां से हम पुराने समय से बिजली बनाते आ रहे हैं, और ये जो है आपका अब है। एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं दोबारा, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर मेक श्योर कर लेना। कहीं ये ना हो कि मैं एक्स्ट्रा चीजें समझाता रहूं तो आप ये ना पकड़ ही नहीं कर पाए कि सही आंसर कौन सा है। पहला आपका काम है क्वेश्चन और उसका सही आंसर। तो 173 ए ऑप्शन रहेगा विंड। वहां पे आपके ए बी सी डी ऑप्शन हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए थोड़ा ऑप्शन में लिखा हुआ क्या है वो भी याद रखो। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत रिपीट हुआ है। ऊर्जा का प्राकृतिक सोर्स कौन सा है? नेचुरली हमें कौन एनर्जी दे रहा है इसमें से? बड़ा सिंपल है, देखो सूरज ही दे रहा है ना। हीट हमें हीटर से मिलती है। हीटर क्या है? कृत्रिम है। कोयले से हीट ले रहे हैं, कोयला भी कृत्रिम में बनाया जाता है, और बायोगैस भी कृत्रिम है। सूर्य यानी सोलर, ये है नेचुरल सोर्स। ये क्या है? ये है आपका प्राकृतिक सोर्स। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, आप लोग करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेवी वाटर का इस्तेमाल किस पावर प्लांट में करते हैं, क्यों करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। कर दो। ठीक है, तो देखो, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? हेवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, और ये लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, भारी जल का इस्तेमाल क्या है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, तो ये काम में लिया जाता है एज ए मॉडरेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं मंदक के रूप में। मंदक क्या चीज है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक का कार्य क्या है? मंदक होता है, जो आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, त्वरण यानी एक्लेरेशन का। नेगेटिव एक्लेरेशन होता है, ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसे रिटार्डेशन यानी मंदन कहा जाता है। दरअसल अपने क्या होता है कि जब इसमें न्यूक्लियर में न्यूट्रॉनों का विखंडन होता है ना, तो न्यूट्रॉनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, गति, उनकी चेन रिएक्शन बोलते हैं, तो उसकी गति को धीमा करना होता है, इस मंदन का काम है। न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को धीमा करना। एक कंट्रोल रोड होता है, वो अलग से होता है, वो कैडमियम या बोरोन की होती है। कंट्रोल रोड का काम होता है न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है ना, उनको कंट्रोल करना, कि वो रिएक्टर से बाहर नहीं आ जाए। न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, खतरनाक बहुत है। हेल्थ इश्यू में न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद में थर्मल पावर प्लांट खतरनाक है, फिर डीजल वाला खतरनाक है। गैर परंपरागतों का ये सबसे बड़ा फायदा है, क्या? कि इनमें कोई पोल्यूशन नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट में कोई पोल्यूशन नहीं है, विंड मिल में कोई पोल्यूशन नहीं है, लेकिन थर्मल में बुरे हाल, है ना, कोयला राख जम जाती है, सांस की दिक्कत शुरू। न्यूक्लियर में प्रॉब्लम। तो ये अच्छा है न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो 3 पावर प्लांट इतने बड़े हैं, अगर आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है तो थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो, इनके भागों के पार्ट्स के काम आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थर्मल में आएगा एपीएच का काम क्या है, इकोनोमाइजर का काम क्या है, बॉयलर का काम क्या है, इसी तरह से इसमें आता है ना, कंट्रोल रोड का काम क्या है, या कंट्रोल रोड किसकी बनी होती है, मॉडरेटर का काम क्या है, मॉडरेटर किसकी बनी होती है, फ्यूल में कौन कौन सा काम में लेते हैं। ऐसे हाइड्रो प्लांट में आता है गवर्नर का क्या काम है, स्पिलवे का क्या काम है। ये तो एक चैप्टर बना लो छोटा सा चाहो तो आप, है ना। मेरे को लगता है 15 एक नाम बनेंगे तीनों पावर प्लांट के, आराम से कवर कर लो इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगला सवाल देखो, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? आप लोग ऑप्शन पढ़ करके आंसर करिए। तब तक मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट जानकारी फिर से दे देता हूं, जो बच्चे नए जुड़े हैं। ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल करवा दिया है, सेम टू सेम जैसा एग्जाम आएगा, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ करवा रहे हैं। तो फ्री टेस्ट अटेंड करके अपनी प्रैक्टिस करो। एक डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे तो इंटरफेस में ये रहा फ्री टेस्ट आपके लिए। इससे फ्री स्टडी मटेरियल वाले में कुछ पीडीएफ है, उनको पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। और आईटीआई सीबीटी एग्जाम पर कुछ पेड टेस्ट सीरीज है, 150 रुपए की होगी, उनको जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपकी ओरिजिनल प्रैक्टिस कैसी है उसका पता लग जाए, ओरिजिनल तैयारी कैसी है उसका पता लग जाए। सवाल देखो, तो दरअसल यहाँ पे जो पवन ऊर्जा यानी विंड मिल्स होती है, पवन चक्की जो होती है, वहां पर हवा की गति, सारा कंट्रोल उसी से ही तो होता है।
है ना? बहुत ज़्यादा स्पीड चलेगी तो पवन चक्कियाँ ट्रिप हो जाती है, नहीं चलती है, तेज़ हवा काम की नहीं है। इनको एक एटमॉस्फेयर स्पीड ही चाहिए, कट इन स्पीड और कट आउट स्पीड होती है इनकी, आरपीएम में ही होती है। तो उसके जो टरबाइन को घुमाता है वही तो है, तो टरबाइन कंट्रोलर होता है। एक टरबाइन कंट्रोलर लगता है जो हवा की स्पीड को कंट्रोल करता है, चेक करता है, उसी के हिसाब से वो टरबाइन को गति को कम या ज़्यादा रखता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है? भारत में एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 50 हर्ट्ज, और हमें ये नियत रखनी है, अगर फ्रीक्वेंसी बदल गई तो यूनिट ट्रिप लाइट बनाना बंद कर देगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है? फ्रीक्वेंसी गति के समानुपाती है, क्योंकि एफ बराबर पी एन बटा 120। ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, अल्टरनेटर में बहुत काम आएगा। इस फॉर्मूले को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा इसमें से भी। तो हमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो गति के समानुपाती है, तो स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा गति को मेंटेन रखने के लिए। अगला सवाल देखो, हाई हेड, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो पावर प्लांट में कौन सी टरबाइन का इस्तेमाल करते हैं? देखो भैया, वैसे अपने तीन तरह की टरबाइन होती है, मैं नाम बताता हूँ। पेल्टन व्हील, प्रोपेलर और कापलान। इसरो में टेक्नीशियन की भर्ती आती है, इलेक्ट्रिशियन की, और वो टरबाइन वाले में से हर साल सवाल पूछते हैं, न जाने क्या है उनका। दो इंपॉर्टेंट जो है कौन सी है? एक का नाम है पेल्टन व्हील टरबाइन और दूसरे का नाम है कापलान टरबाइन। ठीक है, अब मैं आपको एक एक का याद रखो, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। तो पेल्टन व्हील जो है ना, ये हाई हेड के लिए काम में लेते हैं, यानी उच्च शीर्ष के लिए काम में लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर टरबाइन का, इसका टरबाइन का शीर्ष हाई है, तो जो फ्लो होता है ना या डिस्चार्ज होता है वो लो होता है, यानी नीचा होता है। प्रवाह जो होता है वो निम्न होता है। तो कापलान में क्या हो जाएगा? उल्टा। कापलान में हो जाएगा लो हेड और हाई डिस्चार्ज या हाई फ्लो बोल दीजिए। ठीक है, ये है उसका। अब यहाँ पे हाई हेड है, तो हाई हेड में पेल्टन व्हील काम में लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पेल्टन व्हील का ऑप्शन ही है। तो पेल्टन व्हील टरबाइन जो है, ये इंपल्स टरबाइन की श्रेणी में रखी जाती है, आवेग टरबाइन का प्रकार है। इतना गहरा क्वेश्चन दिया है ये, देखो। अच्छा ये बताओ, समझ में आ रहा है? मुझे कैसे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं? भाई लाइक्स करके जाइए वीडियो को। करो लाइक, अभी बोल रहा हूँ तो भी नहीं कर रहे हो यार, कितना मतलब, ऐसे थोड़ी चिल्ला रहे हैं। प्लीज, बहुत मेहनत लगती है। इसे लाइक कर दो, यूं वाला बटन है दबाना है। इतनी मेहनत के बदले एक छोटा सा अप्रिशिएट ही तो मांग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, आप भी करो, दोस्तों से भी करवाओ। मैं तो चाहता हूँ कि ये क्लास आप दोस्तों तक शेयर करें। इतना आराम से कोई नहीं पढ़ाएगा जो एक एक चीज खोल करके रख रहा है। मैं चाहता तो आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करा देता फटाफट के, ये लो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, लेकिन नहीं, याद रखना पड़ेगा। खैर, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। कापलान का याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना याद रखो, हाई एड पेल्टन, और पेल्टन की जगह आएगा आवेग। ठीक है, इम्पल्स टर्बाइन। अगला सवाल देखो, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का काम क्या है? अरे भाई, यहाँ सारा कुछ बॉयलर का ही तो काम है। थर्मल पावर प्लांट में स्टीम कौन बनाता है? बॉयलर में क्या भरा होता है? पानी होता है, और बॉयलर वहां पे क्या करता है? उसी पानी से तो भाप बनाता है। जो भाप आ रही है वो पानी गर्म किस में हो रहा है? बॉयलर में ही तो होता है। इतना इजी क्वेश्चन दिया है ये रहा। कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, वाष्प बनाता है, स्टीम बनाता है। ये काम बॉयलर ही करता है। थर्मल पावर प्लांट की तो विजिट करनी हो आपको तो आ जाना, करवा देंगे, मैं दिखा दूंगा, है ना? बहुत इजी चीजें हैं इसमें, तो कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ोगे तो कभी गलत नहीं होगा। ये बीच में आ गया क्वेश्चन, ये बाद में होगा। अगला सवाल देखो, 184 सीक्वेंस से चल रहे हैं। परमाणु रिएक्टर में कंट्रोल छड़, नियंत्रण छड़, कंट्रोल रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो, एक ऑप्शन तो इसमें है, दूसरा आप में से किसी को और याद है तो लिखो। दो नाम इसके होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार लिखा है। तो एक तो आएगा कैडमियम, दूसरा आएगा बोरोन। कैडमियम और बोरोन, ठीक है, कंट्रोल रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल रोड का काम वही है जो मैंने बताया, न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को नियंत्रित करना, न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना, वो उस मॉडरेटर का काम है। और उस मॉडरेटर में
ग्रेफाइट, हेवी वाटर, T2O बोलते हैं हेवी वाटर को प्रतीकात्मक रूप से, वो काम है। मंदक और कंट्रोल रोड, दोनों का काम लगभग सिमिलर सा है, कंफ्यूज मत हो जाना। खैर वैसे आप लोग तो सीधा याद रखो, इतना पेपर वाला आपको कंफ्यूज करेगा ही नहीं। तो 184 आंसर आएगा सी, कैडमियम। क्लियर है? अगला सवाल देखो, जैव द्रव्यमान का अवशेष क्या है? यानी जो हम लोग बायोमास बनाते हैं ना, इसमें क्या सलरी होता है? अवशेष है ही क्या? मतलब सलरी का मतलब होता है घोल, ऐसे मतलब फुल सड़ा गला घोल, समझ गए होंगे, घोल, मिट्टी का घोल बनाते हैं ना, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। इंग्लिश में इसको सलरी बोलते हैं। राख की भी सलरी होती है, थर्मल पावर प्लांट में भी सलरी पंप हाउस होता है अलग से, जहाँ राख पानी के साथ घोल करके बाहर भेजी जाती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ये बहुत शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। मीथेन ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? बायोगैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है, ठीक है, याद रखना। अब देखो, ये कह रहा है कि सोलर पैनल जो होता है वो बिजली का उत्पादन करता कैसे है? यानी वहां ऐसा क्या होता है कि लाइट बनती है, या यूं पूछ रहा है कि लाइट बनने की जो प्रोसेस है ना वो क्या होती है? तो बहुत सिंपल है, ऐसे प्रोसेस क्या है वो ध्यान रखो। फोटोवोल्टेइक सिद्धांत पे काम करता है। फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, ऐसे लगते हैं यूं, है ना? फिर इनके लगते हैं सोलर पैनल, फिर ये जो एक साथ बहुत सारे पैनल लगते हैं उसको बोलते हैं सोलर अर्रे। सोलर अरे बोल दो, चलो कोई बात नहीं, डबल ए होता है इसलिए अर्रे आता है, अरे बोल दीजिए। और सिंपल है कि जब वो प्रकाश की किरणें उस प्लेट पे गिरती है, फोटोवोल्टेइक सेल से टकराती है, तो वो उसको बदल देता है ना। वाइल सनलाइट स्ट्राइक ऑन फोटोवोल्टेइक सेल, जब सूर्य की किरणें फोटोवोल्टेइक सेल पर टकराती है, तो सोलर सेल उसके बदले लाइट पैदा कर देता है। अगला सवाल, स्टीम पावर प्लांट में एपीएच का काम क्या है? एयर प्री हीटर, ध्यान से देखना, एक होता है एपीएच, एक होता है एएचपी, दोनों कितने सिमिलर लग रहे हैं, फर्क है। एयर प्री हीटर यानी ये हीटर में जाने से पहले हवा को गर्म करता है। ध्यान रखना, बॉयलर में दरअसल क्या है, बॉयलर में पानी भरा हुआ है, और बॉयलर है एक ऐसे कटोरा, ठीक है, आधा पानी भरा होता है, आधे में स्टीम होती है। इसके नीचे यहाँ पर होती है बॉयलर ट्यूब, इनको फायर ट्यूब बोलते हैं। फायर ट्यूब, इनमें आग जलती भी रहती है, मतलब इनमें पानी और बाहर आग होती है। एक वाटर ट्यूब होती है, एक फायर ट्यूब होती है। यहाँ चल रहा है, यहाँ पे ना पिसा हुआ कोयला आता है, पल्वेराइज्ड कोल बोलते हैं उसे, चूर्णित कोयला बोलते हैं। वो कोयला ऐसे गिरता है, यहाँ गर्म साथ में हवा आती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा आग लगने के लिए ऑक्सीजन यानी हवा की जरूरत होती है। तो ये जो हवा है ना, ये गर्म हवा होनी चाहिए, अगर ठंडी हवा होगी तो आग को बुझा देगी। तो उस हवा को पहले ही गर्म करते हैं, उसके लिए हीटर लगाते हैं, उसे एपीएच बोलते हैं, और इसका पूरा नाम है एस हैंडलिंग प्लांट। जो कोयला जलने के बाद राख बनती है ना, वो राख नीचे गिरती है। राख दो तरह की होती है, एक बॉटम एस, एक फ्लाई एस, खैर वो बाद में पढ़ाएंगे। ये रडी उत्तर आएगा। फ्लू गैस से हीट को निकालेगा और इनपुट एयर को गर्म करेगा, आगत वायु को गर्म करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं इसे। आराम से पढ़ना। आपको समझ आया क्या, ये बताइए? मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है। मुझे पता कैसे लगेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लाइक कर जाइए। जितने बच्चे लाइक करके जाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि इन बच्चों को पसंद आई, तो उन सबको मैं एडवांस में धन्यवाद बोल देता हूँ। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट की सबसे बड़ी बात, एक तो पोल्यूशन वाला है, हेल्थ हजर्ड, स्वास्थ्य पर बहुत तगड़ा खतरा पड़ता है, ये अगर ऑप्शन में हो तो कर देना। लेकिन दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो उसमें से वेस्टेज निकलता है उसको कहाँ निपटाएं, इतना कचरा निकलता है, जगह ही नहीं है कहीं। थर्मल पावर प्लांट में ही डिस्पोजल बहुत मुश्किल है। राख अगर ये सीमेंट वाली कंपनियों वाले ट्रक लेकर नहीं जाए ना, तो प्लांट से राख निकालनी भारी पड़ जाए। अगला सवाल, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का काम क्या है? ये है ना, ये बॉयलर का काम इजी करता है, मैं बताऊं, बॉयलर से पहले लगता है, और ये बॉयलर की दक्षता बढ़ाने का काम करता है। कैसे गुरुजी?
ये बॉयलर के अंदर जाने से पहले ही फ्लू गैस से पानी गर्म करके बॉयलर के अंदर गर्म पानी भेजता है। गर्म पानी से भाप जल्दी बनती है बॉयलर में। ये रहा। फ्लू गैस के माध्यम से फीड वाटर को गर्म करना। फीड वाटर बॉयलर में जाने वाले पानी को बोलते हैं। तो बॉयलर में गर्म पानी भेजता है ये पहले ही। ये वो हवाएं होती है स्टीम में जो एग्जॉस्ट हो जाती है, यूज हो जाती है, वो सारी इकोनोमाइजर अपने अंदर ले लेता है। इकोनोमाइजर के अंदर पानी भरा रहता है। तो वो गर्म हवा जब इकोनोमाइजर में आई तो इसने पानी को गर्म कर लिया। अब ये गर्म पानी पंप के माध्यम से बॉयलर में भेज देते हैं। सी ऑप्शन आएगा, फ्लू गैस के द्वारा फीड वाटर को गर्म करना। अगला सवाल, गैर परंपरागत बिजली का फायदा क्या है? यार फायदा तो इसमें क्या बताएंगे। इनका सबसे बड़ा फायदा यही है, ये पोल्यूशन नहीं करते हैं। थर्मल, न्यूक्लियर, इन सब की हालत खराब है। जबकि विंड, सोलर, इन सब का ये फायदा है कि इनमें बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, रिड्यूस पोल्यूशन। ठीक है, प्रदूषण कम कर देते हैं। अगला सवाल देखो, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन, एमएचडी बोलते हैं इसको, माइक्रो हाइडल, ठीक है, जनरेशन। चार्ज कंट्रोलर का काम क्या? अब नाम से पता लग रहा है, चार्ज करना किसको भैया? बैटरी आधारित है, आइडल पावर है, छोटे आइडल पावर प्लांट है जिनमें बैटरी से फील्ड को एक्साइट करना और वो सारी चीजें काम है। तो वहीं बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्ज कंट्रोलर भी लगा के रखते हैं, बैकअप के रूप में वो बैटरी को चार्ज करता रहे। तो चार्ज कंट्रोलर सिंपल सी बात है, बैटरी की चार्जिंग को कंट्रोल करता है। इसके ऑप्शन पूरे नहीं आए, सी ऑप्शन इंग्लिश में है, इसी को याद रख लेना। प्रिवेंट द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी, बैटरी के ओवर चार्जिंग से प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट मतलब बचाता है, ओवर चार्ज नहीं करने देगा, फटने नहीं देगा। ओवर चार्ज करेंगे तो बकलिंग दोष आ जाएगा ना, बैटरी में बकलिंग दोष नहीं आने देगा। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और कराऊंगा, चिंता मत करिए। आपका उत्पादन आज इस क्लास में मैं पूरा करवा दूंगा। बदले में मैं आपसे लाइक्स मांगूंगा, वो आपने नहीं किया तो मैं अभी आपकी बात बताता हूँ। क्या यार, बोलने के बाद भी लाइक्स नहीं करते हो? सवाल देखो, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? बैराज दरअसल एक तरह के गेट ही तो होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पानी को रोकते हैं वहां पे। बैराज खोल दिए, स्पीड से जाएगा पानी। ये रहा। टेप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित कर। गल्फ में जो पानी आएगा उसको कंट्रोल करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना साथ साथ में। देखो मैं थोड़ा सा अब आपको क्वेश्चन आंसर उसी सीक्वेंस में ही कराऊंगा। सवाल देखो, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड वाटर को गर्म करने के लिए करते हैं? उल्टा सवाल आ गया। अभी 2-3 पॉइंट पहले सवाल आया था कि इकोनोमाइजर का काम क्या है, तो फ्लू गैस से पानी को गर्म करना। ये गर्म पानी बॉयलर में जाएगा तो बॉयलर को कम काम करना पड़ेगा, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ गई। ये बॉयलर की दक्षता बढ़ाने का काम करता है, इकोनोमाइजर आएगा। सवाल, PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, एक में होता है हॉट वाटर रिएक्टर, एक में प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2 रिएक्टर होते हैं। ये कहते हैं कि हम लोग PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसके पीछे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाई पावर डेंसिटी। इसका पावर डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है हॉट वाटर वाले के कंपैरिजन में। ठीक है ना। अगला सवाल, परंपरागत बिजली उत्पादन पर गैर परंपरागत बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? मतलब थर्मल की अपेक्षा विंड पावर जनरेशन का, थर्मल की अपेक्षा सोलर पावर जनरेशन का नुकसान क्या है, यूं पूछ रहा है। कई सारे नुकसान है, अगर आप एक एक करके पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। कैनोट यूज फॉर बेस्ड लोड डिमांड, आप इनको लगातार लोड की डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो आपके एडिशनल है। थर्मल पावर प्लांट बना रहा है, मौसम साफ है, तो विंड और सोलर भी चल रहे हैं, तो विंड और सोलर को यूज कर लो, थर्मल की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लो। अब जैसे ही रात में सोलर बंद हुआ, थर्मल वालों को बोलो कि भैया आप लोड बढ़ाओ, ज्यादा पावर जनरेशन का। मतलब बेस लोड के लिए आप इनको मतलब कंटिन्यू इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे थर्मल है, थर्मल क्या है, रफ एंड टफ है,
दिन रात सर्दी गर्मी धूप बरसात कभी भी लाइट बनवा लो, बना देता है ना। ये नहीं बनाएंगे, सोलर नहीं बनाएगा, विंड नहीं बनाएगा। ये मौसम के हिसाब से चलते हैं। जैसे ये सवाल पूछ लिया इसने, देखो दोनों एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए सवाल थे। ये कह रहा है कि पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? भैया सिंपल सा है, ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। विंड पावर इज नॉट कांस्टेंट एंड स्टेडी। स्थिर नहीं है, कब जवाब दे जाए क्या पता। इसीलिए तो थर्मल का लाइफ टाइम रहेगा। थर्मल थर्मल बंद नहीं हो सकते। अगला सवाल देखो, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का काम क्या है? अरे भाई टरबाइन ही तो है जो जनरेटर को घुमाती है। तो जनरेटर को गतिज ऊर्जा किसने दी? टरबाइन ने दी। गतिज ऊर्जा आएगा। ये रहा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलना। पानी टरबाइन पर गिरा, टरबाइन घूमी घूमी तो गतिज ऊर्जा मिली। और जनरेटर क्या करता है? इसी गतिज ऊर्जा से तो विद्युत ऊर्जा बनाता है। कौन? कौन? जनरेटर। अगला सवाल, प्रकाश की तीव्रता कम है तो सोलर सेल का क्या होगा? बड़ा सिंपल, सोलर सेल की लाइट इंटेंसिटी यानी पावर आउटपुट उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि तीव्रता कैसी गिरेगी। अगर सोलर तीव्रता कम है यानी सूरज जैसे सर्दियों में निकला ही नहीं, तो फिर सोलर भी कोई आउटपुट नहीं देगा। और अगर गर्मियों की तरह फुल निकल रहा है तो फिर वो सोलर भी आउटपुट फुल देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रकाश तीव्रता कम है तो आउटपुट घटेगा। क्या होगा? आउटपुट घटेगा। ठीक है, तो बस माय डियर, ये थे आपके पावर जनरेशन वाले लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। एक तरीके का क्वेश्चन बच गया है, वो बचा है आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन। वो मैं हर साल आपको डायग्राम स्पेशल क्लासेज देता हूँ, उनमें कवर हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट अटेंड करिए। मैं चाहता हूँ पेड वाले भी आप ज्वाइन करें, यहाँ से आपके लिए मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।